आज अभी तो तुम लोग क्लास में बोलता था, आप बोले कि ये डाउट ले लेना। तुम बोलते थे कि इसमें डाउट है, डाउट चाहिए, हाँ, होना चाहिए कि ये चीज नहीं समझ में आया हमको बता दीजिए उस समय। तो हमको लगता था कि क्वेश्चन ये सब में भी डाउट रखे हो। नहीं सर, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, ठीक है, फिर देखते हैं। जैसे एनर्जी में क्या है, एनर्जी में हम लोग को पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अगर कहीं भी आए, किसी चीज के लिए भी आए, तो इसके लिए होता है ½ mv²। ठीक है, किसी भी बॉडी का है तो यही इसका फॉर्मूला है, कहीं भी ½ mv²। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है अलग अलग फॉर्म में होता है, यानी कि इसके लिए ग्रेविटेशनल हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकता है, स्प्रिंग हो सकता है। इस चैप्टर में हम लोग को मोस्टली यही दो पढ़ने हैं, तो यही दोनों लिख रहे हैं। ग्रेविटेशनल है तो ग्रेविटेशन में हमेशा हम एक रेफरेंस लेवल लेंगे, उससे देखेंगे कि कितना हाइट पे ले जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे हैं। जैसे कि एक सरफेस हो गया, एक ऑब्जेक्ट है, इसको एच हाइट तक ले जाना है हमको, तो इसको एच हाइट तक ले गए हैं तो इसके ग्रेविटी नीचे वर्क कर रहा होगा mg। हम इसके अगेंस्ट में ले गए हैं, ग्रेविटी जो होगा कंजर्वेटिव फोर्स होगा, और उस फोर्स के अगेंस्ट में हम जितना भी वर्क करे होंगे वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो हम लोग इससे वर्क कितना निकाले, वर्क डन बाई ग्रेविटी, तो -mgh। ठीक है, कब, यहाँ का हम रेफरेंस लेवल लेके क्या कहे हैं कि यहाँ का पोटेंशियल जो है 0 है, तो यहाँ से वहां ले जाने में इतना वर्क करे हैं, और इसी चीज को पोटेंशियल डिफरेंस का देते हैं और वो लिखते हैं +mgh। ऊपर ले जा रहे हैं तो, वही अगर नीचे लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी ग्रेविटी के अगेंस्ट कह रहे हैं, यानी कि यहाँ पे माइनस है तो प्लस। बोले थे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव रहेगा तो उसका निगेटिव जो होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग के लिए बोले थे कि अगर हम x एक्सटेंड किए हो तो ये ½ kx² होता है। ठीक है, तो एनर्जी में हम लोग को इतना ही कुछ पढ़ना है। अब इसी चीज का वेरियस अलग अलग तरीके का क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि एक क्वेश्चन करो, वो क्वेश्चन करो, 10 स्प्रिंग जोड़ दिए, 3 स्प्रिंग जोड़ दिए, इंक्लाइन पे दे दिए, फ्रिक्शन जोड़ दिए, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा बात कि उस दिन जो हम वर्क एनर्जी थ्योरम से और एनर्जी का रिलेशन बताए थे, तो वहां रिलेशन में क्या है कि वर्क जो है, हम लोग डिफिनीशन से ही जाओ तो हमने एनर्जी क्या कहा था या फिर वर्क क्या कहा था। एनर्जी को बोले थे कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, वर्क करने के कैपेसिटी को ही एनर्जी कहते हैं। अब वो एनर्जी किसी फॉर्म में रहे, वर्क किस फॉर्म में रहे, क्या फर्क पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग निकाले थे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं, तो कंजर्वेटिव नेचर के हो सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव नेचर के हो सकते हैं। नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शन ये सब आता है, एक्सटर्नल हो जाए कोई भी फोर्स रहे। और हमने यहाँ पे जब हम इसको लिख दिए हैं तो इसीलिए हम बोले थे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में नॉन कंजर्वेटिव भी ले रहे हैं, तो ये आता है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। और अगर इसको भी 0 कर दिए थे तो बोले थे कि ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि चेंज का बात हो रहा है। चेंज 0 है यानी कि जो वैल्यू है वो ये 0 है, इसका मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो क्या है, कांस्टेंट। क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है यानी कि वैल्यू जितना था पहले उतना है, बाद में है। और मैकेनिकल एनर्जी क्या था, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी था। ठीक है, तो एनर्जी में हम लोग को यही कुछ पूरा अगर हम देखें तो कुल मिला के इतना ही बढ़ना है। ठीक है, इसी में क्वेश्चंस अलग टाइप के,
थोड़ा कंसेप्ट जोड़ के, थोड़ा वैरायटी बढ़ा के कर दिए हैं। लेकिन है इतना है कि ये चीज़ होता है, फिर इसी के बेसिस पे एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे हमने इक्विलिब्रियम देखा था। इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स 0 कर देना है या मिनिमम एनर्जी का कंडीशन लगा। कभी भी कोई भी पार्टिकल अगर स्टेबल है यानी कि वो अपने मिनिमम एनर्जी में होगा। एनर्जी मिनिमम रहता है तभी वो स्टेबल होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो सब चीजें हम लोग देखे थे। ठीक है? तो इसको एक बार और रिवीजन करो, नहीं समझ में आए तो 1 to 1 सेशन ले लेना, ठीक है? यस सर। ठीक है, उसमें हमको भी समझ में आएगा कि कहाँ तुमको दिक्कत हो रहा है। ठीक है सर। ठीक है। और क्या नाम था, देव देव का प्रॉब्लम था कि भाई इंक्लाइंस अगर निकालते हैं तो कैसे आएगा। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्वेश्चंस करेंगे अभी, उससे कुछ समझ में आएगा। ठीक है भाई, जितना कुछ पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। ऐसा एक सरफेस है, ठीक है? आएंगे तुम्हारे क्वेश्चन पे भी कि इंक्लाइंड रहेगा तो कैसे क्या होगा, तो उसी पे जाने के लिए थोड़ा इजी से जा रहे हैं। ये सरफेस जो है फ्रिक्शन है। बोल रहा है कि ये एल दूरी चलने के बाद ये ब्लॉक जो है यहाँ पे जाके रुक जा रहा है, यानी कि हम इसको यहाँ से किसी स्पीड से फेंके, एल दूरी चलने के बाद, ठीक है, ये जाके रुक जा रहा है, भी 0 हो जा रहा है, यानी कि जाके रुक जा रहा है, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। ठीक है, यू जो है बोल रहा है कि वी नॉट है एट टी इजकल टू 0, ये है, तो बोल रहा है कि फाइंड एल। क्वेश्चन क्या है कि एक ब्लॉक को टी इजकल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट दे दिए, फ्रिक्शन जो है एक्ट कर रहा है, फाइनली 0 हो जा रहा है। ये क्वेश्चन हम एनर्जी कंजर्वेशन से भी कराए थे, ठीक है, और वर्क एनर्जी से भी कराए थे। फिर भी एक बार फ्रिक्शन दिए हैं, खुद से ट्राई करो, सोचो कि क्या लगेगा, क्योंकि फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर लेना ही नहीं है। अगर तुम उसके क्वेश्चंस में सोचना शुरू करोगे कि हो क्या रहा है, तभी जाकर तुम्हारा कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारा रैंक डिसाइड करेगा, ठीक है? क्वालिफाई कर लेना या फिर हाँ, क्वालिफाई कर लेना, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केमिस्ट्री अगर कर लेते हो बढ़िया से, फिजिक्स में कट ऑफ पार कर लोगे, मैथ में कर लोगे तो आ जाएगा। लेकिन अगर रैंक चाहिए, अच्छा रैंक, तो फिजिक्स अच्छे से करो, क्योंकि इसमें मैथ्स भी है, याद भी करना है, सोचना भी है। सर सारा सब्जेक्ट का अलग अलग कट ऑफ रहता है? हाँ, फिजिक्स का कितना रहता है लगभग? ज्यादा नहीं जाता है, जैसे 23 24 ही कट ऑफ जाता है, तो 30 के आसपास जनरल का जाता है 100 में। सर अंडर रूट 2 म्यू जी एल। अंडर रूट 2 म्यूजियल, अच्छा भी नॉट एल फाइंड करना था, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे एनर्जी जो होगा, जैसे कि अगर फ्रिक्शन है तो एनर्जी हम कंजर्व नहीं करा सकते, क्योंकि फ्रिक्शन जो है कुछ, हाँ बोलो कितना, अंशिका बोलो, सही गलत जो भी आ रहा है। ठीक है,
अब ध्यान से सुनो कि यहाँ पे अगर हम ब्लॉक को v वेलोसिटी दे के भेज दिए और जाके रुक रहा है, रुक क्यों रहा है? कोई एक्सटर्नल और कुछ फोर्सेस नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक फ्रिक्शनल फोर्स को छोड़ के। बाकी mg नॉर्मल जो है वो नॉर्मल टू मोशन है, तो उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। एलोंग मोशन हमको सिर्फ फ्रिक्शन दिख रहा है, फ्रिक्शन ही जो काम कर सकता है करेगा। हम जानते हैं फ्रिक्शन कंजर्वेटिव नेचर का नहीं है, तो इसलिए हम एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कराएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, तो ऐसे में हम लोग इसमें लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, बाकी एक मेथड हम ये क्वेश्चन पहले भी ऐसा कराए थे, थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। पहले भी हम कहे थे कि फ्रिक्शनल फोर्स लगा लो म्यू एम जी, फिर एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या करेंगे, वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा, तो पीछे की तरफ लग रहा है तो माइनस एफ इंटू एल, जिसको लिख सकते हैं माइनस म्यू एम जी एल। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल जो है 0 है, इनिशियल जो होगा हाफ एम बी नॉट स्क्वायर। तो एम एम कट गया, एल फाइंड करना था, माइनस माइनस चल जाएगा, एल इक्वल टू आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई 2gl, 2g म्यू। ठीक है, इसमें सिंपली हमने क्या किया है, एनर्जी कंजर्व करा दिया है। ठीक है, एनर्जी कंजर्व बोल रहा हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम। सर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव वाला एक और बार क्लियर कर दीजिएगा। देखो कंजर्वेटिव अगर हम फोर्स का बात करते हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होगा जिस फोर्स के कारण अगर हम वर्क हो रहा है तो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाए, या फिर बोल सकते हैं कि उसका वर्क हम फिर से वापस पा सकते हो। जैसे कि एग्जांपल यही है, यही ले रहे हैं कि हम h हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से उठा के यहाँ तक ले गए, तो हम अगर इसको स्लोली स्लोली ले जा रहे हैं तो हमको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, mg, क्योंकि नीचे लग रहा होगा mg। ठीक है, हम वर्क कितना करेंगे बताओ एच हाइट ले जाने में, इस फोर्स के कारण वर्क कितना होगा बोलो देवांशु? mgh। mgh। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से छोड़ दे, रिलीज कर दें, तो ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा, जब वो यहाँ पे आ जाएगा तो ग्रेविटी इस पे कितना वर्क करके देगा, mgh। उतना ही देगा। यानी कि हमने जितना वर्क करके उसको उतना ऊपर ले गया वो वापस से हम पा ले रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो ऐसे अगर फोर्सेस होगा जिसमें हम वर्क जितना भी करें उसको हम फिर से वापस पा लेते हैं, तो वैसे फोर्सेस को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक है, हाँ यहाँ सर्कुलर ध्यान रहे, अगर हम लोग कार चला रहे हैं तो वो कौन सा फोर्स रहेगा? कहाँ पे कार चला रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे। तो वहां पे ठीक है, सर्कुलर में एक चीज होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग तरीके से लग रहा होता है, तो वहां पे नॉर्मल लग रहा होता है या फिर इंक्लाइन करते हैं तो फ्रिक्शन लग रहा होता है, तो वहां पे हम नहीं कर सकते हैं। कभी कभी ग्रेविटी का भी इफेक्ट आता है। ठीक है, तो सिंपली उस पे हम बोलेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा या सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। कंजर्वेटिव होने का सिर्फ यही होगा कि क्या बोलते हैं, जो भी फोर्स के अगेंस्ट में हम वर्क कर रहे हैं फिर से वो वर्क हम वापस से पा लें, यानी कोई एनर्जी है उसमें कंजर्व है। हम अगर उसको एच हाइट पे ले गए तो जो हम उस पे वर्क किए हैं उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ध्यान से देखो, तभी हम उसको छोड़ रहे हैं तो फिर से हमको मिल जा रहा है। लेकिन कार जब रोटेट कर रहा है तो हम उसमें कुछ एनर्जी दे नहीं रहे हैं, ध्यान से सोचो, ना ही एनर्जी हम दे रहे हैं, दे भी रहे हैं तो उसके मोशन के लिए दे रहे हैं, कोई एनर्जी वहां स्टोर नहीं हो रहा है। ठीक है, स्प्रिंग ही है, स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं, जितना कंप्रेस करेंगे या खींचेंगे
उतना ही उसमें कार्य करने की क्षमता जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी कि उसमें एनर्जी एक स्टोर होता जा रहा है। कुछ समझ आ रहा है कि किसको हम कंजर्वेटिव बोल रहे हैं? हेलो। यस सर, समझ आ रहा है। ठीक है, यानी कि ऐसे फोर्सेस जिसके कारण अगर वर्क हो तो वो कहीं ना कहीं उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाए। गुलेल है, उसको अगर खींचोगे, रबड़ है तो देखते हैं कि खींच के छोड़ते हैं तो पत्थर को दूर फेंकता है। क्यों फेंकता है? तो जब हम खींच रहे थे तो उसमें एनर्जी स्टोर हो रहा था, इस वजह से। ठीक है, सर तो अगर हम एक पोटेंशियल एनर्जी देना किसी को बोल सकते हैं ना, कंजर्वेटिव फोर्स को। हाँ, तो हम बोले तो थे कि जहां कंजर्वेटिव फोर्स होगा वहीं पोटेंशियल एनर्जी होगा, और कहीं हो ही नहीं सकता। पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट ही है कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क जो होगा उसका निगेटिव, या फिर हम उसके अगेंस्ट में जो वर्क कर रहे हैं वही इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। ठीक है, सर जहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है, और जहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव रहेगा वहां पे डायरेक्ट हम लोग लगा सकते हैं ना ये पोटेंशियल, ये काइनेटिक एनर्जी का। हाँ ठीक है। ठीक है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट लगा सकते हो कहीं भी। जैसे एक एच हाइट है, ऐसा कुछ सरफेस दे रखा है और यहाँ पे एक स्प्रिंग अटैच्ड है। देव, तुम्हारे टाइप का क्वेश्चन है। यस सर। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन भी मौजूद है। हमसे पूछ रहा है कि जब इसको हम रिलीज करेंगे, ठीक है, इसको यहाँ से छोड़ देंगे तो ये नीचे जाएगा, फ्रिक्शन है, तो फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन। ठीक है, इसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा? सर हाँ, √2 mg h plus mu divided by k। अंडर रूट 2 mg h plus mu divided by k। अंडर रूट 2 mg h plus mu h प्लस h म्यू। plus सर वो ब्रैकेट में h plus mu डिवाइड बाय हाँ, k, डिवाइड बाय k। 2 mg 2 mg h। कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि mg इंटू म्यू हमको फोर्स दिख रहा है और mgh एनर्जी दिख रहा है। देखो यहीं पे कभी भी आया तो ऐसे चेक कर सकते हो, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े हो। यहाँ पे देखो mgh एनर्जी आ रहा है और mg इंटू म्यू फोर्स आ रहा है, तो फोर्स कभी एनर्जी के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कभी फंसते हो तो ये बहुत बड़ा काम करता है। बहुत जगह ऑप्शंस भी ऐसे चेक करके एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आया क्या बोले जो? यस सर। mgh एनर्जी है, लेकिन mg इंटू म्यू जो कहेंगे वो फोर्स है। फोर्स प्लस एनर्जी कभी नहीं होगा, तो ये गलत लिखा हुआ है, कहीं गलती होगा। सर समझ गए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, कोई बताएगा? एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं क्या? पहला सवाल ये है, हाँ या ना में बोलो। यस सर। नहीं। फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन जब एक्ट करता है
तो एनर्जी कंजर्व रहता है। हम बोले थे कि फ्रिक्शन जो है नॉन कंजर्वेटिव है, रेजिस्टिव फोर्स है, यानी कि मोशन को रेजिस्ट करता है, तो इसमें हमेशा एनर्जी का लॉस होगा। फ्रिक्शन हो, एयर रेजिस्टेंस हो, हर जगह एनर्जी का लॉस हो। तो इस केस में क्या हो, तो वही बोले थे कि यहाँ पे अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन में हम बोलेंगे कि लॉस ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, अगर फ्रिक्शन है तो लॉस ऑफ एनर्जी है, तो लॉस ऑफ एनर्जी है तो एनर्जी कंजर्व रहेगा क्या, यानी कि अगर एनर्जी कुछ लॉस हो गया तो जितना पहले एनर्जी था उतना बाद में रहेगा। कंजर्व का मतलब यही हुआ कि जितना इनिशियल है उतना ही बाद में रहे। जैसे कि तुम्हारे पास 100 रुपये आज भी है, कल भी है, यानी कि पैसा कांस्टेंट है। बीच में 50 रुपये कोई लेके उड़ गया, तो अब क्या कांस्टेंट रहा? नहीं, कुछ लॉस हो गया। तो वैसे ही फ्रिक्शन के कारण अगर लॉस ऑफ एनर्जी है तो एनर्जी कंजर्व तो नहीं रहेगा। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होगा। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होगा तो क्या लगाएंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अब इस पे हम देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जब नीचे आया होगा, यहाँ तक जब आया होगा एच हाइट नीचे, तब तक इस पे जो है ग्रेविटी वर्क करा होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और, फ्रिक्शन जो है इधर ही एक्ट कर रहा है। ठीक है, पूरा में दे देंगे तो लेंथ तो दिए नहीं है, इसलिए फ्रिक्शन जो है इधर इस सरफेस पे ही एक्ट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, क्योंकि अगर पूरा देंगे तो पूरा लेंथ देना पड़ेगा, नहीं दिए इसलिए। तो चलो हम बोल रहे हैं कि यहाँ h हाइट तक आया है, तब तक उस पे ग्रेविटी ने वर्क करा है। तो यहाँ से हम बोलेंगे पूरे दौरान, पूरे मोशन के दौरान वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस एक्ट किए होंगे उसके कारण जो वर्क हुआ होगा वो इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है, तो इस पे वर्क कौन कर रहा है? तो सबसे पहले तो दिख रहा है कि ग्रेविटी, तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया है? एच हाइट नीचे लाया है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी दिख रहा है, फिर बाद में फ्रिक्शन लगेगा, फिर हमको स्प्रिंग भी दिखता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये तीन फोर्सेस हमको लगेंगे और उसमें हमको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। कौन कौन से फोर्स? ग्रेविटी, फिर जब फ्रिक्शन एक्ट करना शुरू करेगा तो फ्रिक्शन करेगा, और फिर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग भी करेगा। लिख लेंगे ग्रेविटी कितना करेगा, तो उसको एच हाइट नीचे ला रहा है, यानी कि mgh करेगा। ठीक है, एच हाइट को नीचे ला रहा है तो कितना वर्क करेगा? mgh। पॉजिटिव या निगेटिव? तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो mg भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी h नीचे ही जा रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव। फ्रिक्शन, मान लेते हैं कि ये यहाँ से x अंदर गया और रुक गया, x पे जाके रुक गया। x जो है हम बोल रहे हैं कि ये जो है मैक्सिमम एक्सटेंशन है, कंप्रेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो कितना होगा? तो यहाँ से हम इसके लिए लिखेंगे तो निगेटिव में लगता है फ्रिक्शन, तो म्यू एम जी, फोर्स हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, एक्स डिस्प्लेसमेंट इतना। फिर स्प्रिंग का, स्प्रिंग में बोले थे कि अगर जा रहा है तो प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर ही होता है, तो प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। इनिशियली भी रेस्ट में था, फाइनली भी रेस्ट में, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, यानी कि टोटली हमको जीरो के बराबर दिया। तो यहाँ पे हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस म्यू एम जी एक्स प्लस एम जी एच इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अब हम करेंगे सॉल्व फॉर एक्स।
इससे हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि कहीं भी इक्वेशंस में अगर दिखेगा कि अगर हम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। ठीक है, कंजर्वेशन और वर्क एनर्जी थ्योरम में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। कंजर्वेशन में अगर यही जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हट जाए, सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रहा हो, वो हो कंजर्वेटिव इन नेचर, तो हम लोग कंजर्वेशन लगा देते हैं। बाकी तुम वर्क एनर्जी थ्योरम कहीं भी लगा सकते हो। बात समझ आया देव? यस सर, आ गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देते हैं। देवांशु, यस सर, हंसिका, समझ गया। ठीक है, इधर जो है रफ सरफेस है, म्यू है, बोल रहा है कि इधर x दूरी चल के ये रुक जाता है, ब्लॉक जो है यहाँ पे आता है तो इसका स्पीड 0 हो जाता है। यहाँ से हम इसको रिलीज किए हैं। ठीक है, फाइंड x। क्लियर है क्वेश्चन? सर एक और बार रिपीट कीजिए ना क्वेश्चन, हम कहाँ ये पे जो रुकता है? एच बाई म्यू सर, एच बाई म्यू। कितना h बाई म्यू, ठीक है। हम एक ब्लॉक m है, इसको हम h हाइट से रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इधर यहाँ से फ्रिक्शन शुरू हो रहा है, यहाँ से x दूरी चल के वो रुक जा रहा है। ठीक है, तो यही हमको x फाइंड करना है कि कितना दूरी वो चल के रुका है। यहाँ पे आके स्टॉप हो जा रहा है। हो गया? यही वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे हम। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो ग्रेविटी अभी लग रहा है, बाद में हमको फ्रिक्शन दिख रहा है। ठीक है, और ये क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाई ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो प्लस mgh, फ्रिक्शन माइनस म्यू mgx इक्वल टू 0। यहाँ से x दिख रहा है h बाई म्यू। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। अब थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। ठीक है, वैल्यू दे देते हैं 1 kg। ये हाइट हमको ठीक है, ये जो दे रखा है, ये दे रखा है 5 मीटर है। थीटा जो है हमारा 37 डिग्री है। ठीक है,
नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग ये दे रखा है 4 मीटर। ठीक है, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये 4 मीटर होगा। ध्यान से देखो, एंगल 37 डिग्री है, 5 है, तो 5 cos 37 4। यहाँ से हम इसको रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ बीड when a spring reaches its natural length। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है कि ऐसा एक स्प्रिंग से बीड कनेक्टेड है, एक रॉड स्मूथ रॉड है उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर इसका नेचुरल लेंथ 4 है तो हमको दिख रहा है कि एक्सटेंशन में है। ठीक है, यानी कि जो स्प्रिंग है वो एक्सटेंशन में है। छोड़ेंगे तो किधर भागेगा बताओ, लेफ्ट या राइट? बोलो देवांशु। सर स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ दिया है 400। सर फिर से रिपीट कीजिए ना। ऐसा फिगर दे रखा है, इस फिगर में स्प्रिंग जो है उसका नेचुरल लेंथ 4 मीटर है, तो उसको एक्सटेंशन में है। छोड़ेंगे तो बीड किधर भागेगा, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? बोलो। सर नहीं पता चल रहा है, फिगर ही नहीं समझ में आ रहा है। क्या बताओ, क्या नहीं समझ में आया? सर फिगर ही देख के नहीं समझ में आ रहा है। सर 20 मीटर पर सेकंड। अंडर रूट 460 है, देखते हैं। ये स्मूथ रॉड है, इसके ऊपर एक ऐसा रिंग है चढ़ा हुआ, ये जो है स्प्रिंग से ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये स्प्रिंग एक्सटेंशन में है तो इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। फोर्स का एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। अगर हम इसको छोड़ते हैं, यहाँ से पकड़ के रखे हैं, तो ये जो बीड के साथ है इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ भागेगा। ये बात क्लियर अब समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर, अब आया समझ में। ठीक है, तो लेफ्ट की तरफ भागेगा। वही हमसे पूछ रहा है कि जब बीड यहाँ पे आ जाएगा तो इसके पास वेलोसिटी कितना होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमको फोर्सेस दिख रहे हैं, नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। नॉर्मल और ग्रेविटेशन के कारण तो वर्क 0 होगा, जो होगा स्प्रिंग के कारण होगा। स्प्रिंग जो होता है कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, तो वो लगा सकते हैं, या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम, दोनों में से कोई लगा। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो स्प्रिंग का वर्क कितना होगा, पहले एक्सटेंशन में है, अब 0 हो जा रहा है, लेकिन इनिशियली क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। वर्क डन बाय स्प्रिंग जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि फाइनली जब नेचुरल लेंथ में आएगा तो एक्स 0 हो जाएगा, या फिर निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। काइनेटिक एनर्जी कितना, तो हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इतना आ जाएगा, तो यहाँ से v आ गया कितना, अंडर रूट k बाई एम इंटू एक्स। एक्स क्या है, एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन तो हमको 1 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 400/1। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, इसी क्वेश्चन को ऐसे अगर दे दे तो क्या होगा? रॉड अब हमारा ऐसा है, ठीक है, डेटा सेम है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन का ही डेटा लेना है, यहाँ से अब रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, फाइंड भी, इसको फाइंड करो। पिछला क्वेश्चन अगर कर लियो तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन क्लियर है देवांशु? अंडर 460। ठीक है, यस सर, क्लियर है। आंसर अंडर रूट 460 इसका आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में को ध्यान से देखो और रियलाइज करो, सोचो, ठीक है, पिछला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है, दोनों सेम है, डिफरेंट क्या है? तो ये अब वर्टिकल मोशन भी कर रहा है, वर्टिकल मोशन कर रहा है, नहीं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी भी आएगा, ठीक है, जिसको वर्क डन ग्रेविटी है, स्प्रिंग है, कंजर्वेटिव है, तो कंजर्वेशन भी लगा सकते हो और वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो। तो हम मेथड 1 दोनों बता देते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, यानी कि ये क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो यहाँ ग्रेविटी दिख रहा है और कोई भी नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, तो इसके लिए हमको रेफरेंस लेना पड़ता है, ठीक है, तो अगर हम इसी पॉइंट को रेफरेंस ले सकते हैं तो उससे देखेंगे तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो अच्छा वर्क डन बाय ग्रेविटी लेंगे तो लिखेंगे ये mg, ठीक है, ये हमारा 5 मीटर है तो ये हमको मिल जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि ये 37 डिग्री था, तो mg इंटू 3, नीचे ही फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखो, mg नीचे ही लगता है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही हो रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस mgh यानी कि mg इंटू 3। स्प्रिंग फोर्स का वर्क, तो स्प्रिंग फोर्स का अगर वर्क एक्स एक्सटेंशन है तो हाफ के एक्स स्क्वायर ही आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv स्क्वायर फाइनल इनिशियली 0। एक्स क्या होगा, तो एक्स यहाँ दिख रहा है कि ये 1 मीटर, तो एक्स 1 ही है, के का वैल्यू दे रखा है, सब वैल्यू पुट करेंगे तो v अंडर रूट 460 आ रहा है, ठीक है, सॉल्व कर सकते हो। सर बुकलेट का एक क्वेश्चन बन, क्या? सर बुकलेट का एक क्वेश्चन है। ठीक है, कर लेते हैं उसको भी, इसको पहले देख लेते हैं। मेथड 2 कंजर्वेशन, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन हम यहाँ क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ स्प्रिंग फोर्स है और पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्प्रिंग भी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है और ग्रेविटी भी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, तो हम एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, इनिशियली यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू
पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, कहीं भी देखो वर्क और एनर्जी में रिलेशन है, अगर वो रिलेशन अब पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या हो सकता है, तो ग्रेविटी का हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इनिशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग फाइनल। ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो हाफ एम बी स्क्वायर। ग्रेविटी का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी लिखना होता है तो रेफरेंस लेना पड़ता है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट को हम रेफरेंस लेवल ले रहे हैं, हम यहीं से देख रहे हैं, तो यहाँ से 3 मीटर हाइट पे है, तो हम इनिशियली ये क्या लिखेंगे, mg इंटू 3। स्प्रिंग स्ट्रेच है x से, तो इसका एनर्जी होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। फाइनली हम रेफरेंस पॉइंट पे आ रहे हैं, तो ये 0, स्प्रिंग में एक्सटेंशन 0, तो ये 0 प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। इक्वेशन ये देखो या फिर इक्वेशन ये देखो, दोनों सेम दिख रहे हैं। ठीक है, तो तुमको यूज करने आना चाहिए, बस आता सब कुछ है, प्रैक्टिस करोगे सब चीज आ जाएगा। ठीक है देव। यस सर। हाँ, क्वेश्चन क्या था बोलो। सर बुकलेट का पेज 29 में एग्जाम्पल 7। 1 मिनट बुकलेट निकालने दो। पेज नंबर 29। यस सर, एग्जाम्पल 7। हाँ बोलो, इसमें क्या दिक्कत हो रहा है। सर समझ नहीं आया क्या है, कैसे है। देखो, एक तो जैसे कि फोर्स दे रखा है हमको, ठीक है, अगर हमको उससे क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, इसको हम बोले थे कि फिलहाल के लिए होल्ड पे रख सकते हो। ठीक है, ये चीज दे रखा है, हमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है क्या होगा। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है माइनस एफ डॉट डी आर होता है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एफ डी एक्स प्लस, माइनस ही लगा देते हैं, एफ डी वाई माइनस एफ जेड डी जेड। ठीक है, ये लिख सकते हैं। इससे अगर हम लिखेंगे ऊपर, तो हमको देखो ध्यान से क्या दिख रहा है, माइनस वाई जेड डी एक्स माइनस एक्स जेड डी वाई माइनस एक्स वाई डी जेड, ये दिख रहा है। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन जो भी दिया है उस पर हम आएंगे बाद में। फिलहाल हम लोग मेथड जो पढ़े थे उसमें यही चीज होता है और यही लिखते हैं हम लोग। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा, फिलहाल हम दिमाग लगाने बोलेंगे, क्योंकि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं पढ़े हैं। मैथ्स में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होते तो
कर सकते थे आराम से। इसको हम अगर ऐसे लिख दें dx प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में लिए। अब ध्यान से देखो तो ये क्या दिख रहा है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो लेट एक्स वाई जेड को अगर हम टी पुट कर दें तो हम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई जेड डी एक्स प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड इजकल टू डी टी। यही मिलेगा क्या, बताओ। बोलो देव, देवांशु, हेलो। यस सर, यही मिलेगा। इसमें किसी को दिक्कत है कि क्यों आया? ठीक है, हम ये क्यों पुट किए इसमें दिक्कत हो सकता है, ये हम मानते हैं, लेकिन एक्स वाई जेड को टी पुट कर दिए तो ये आया, इसमें किसी को कोई दिक्कत है अभी तो ये बताओ। नहीं है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन डी टी। और ये हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड माइनस में प्लस सी। ठीक है, अब u बोल रहा है 0 है जब 2 2 2 पे, तो c का वैल्यू 8 दिख रहा है। ठीक है, c का वैल्यू 8 दिख रहा है तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं। अब आते हैं बात कि हम एक्स वाई जेड क्यों पुट करें, क्योंकि हमको पता था कि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। अब ऐसे सवाल को डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व किया जाता है, और ये सब सवाल जो है ये चीज, जैसे कि हम एक कराए थे एक्स वाई का, कि अगर एक्स वाई रहेगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई जेड दिया हुआ है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में जो है उल्टा अप्रोच अपनाया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शंस देख के क्वेश्चन पे जाओ। देव, यस सर। ठीक है, अब जो इस बुकलेट में सॉल्यूशन दिया है उसके बारे में बता रहे हैं। तो बुकलेट में जो सॉल्यूशन है वो ऑप्शन से क्वेश्चन की तरफ जाने के बारे में बताया है, क्योंकि ये वो भी जो भी लिखा है वो जानता है, कहीं भी अगर बुक में या कहीं भी लिखा हुआ है तो जानता है कि तुम अभी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़े हो। ठीक है, ये चीज प्रैक्टिस से आया है तो ठीक है, नहीं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन से आता है। अब बुक में क्या दिया है, बुकलेट में दिया है कि हम जानते हैं कि फोर्स जो होता है माइनस डेल यू बाई डेल एक्स होता है, माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप होता है, माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप होता है। ठीक है, अब वो क्या किया है कि इससे चेक कर लिया कि ऑप्शन में कौन सा सही होगा। यहाँ से देखो ध्यान से, तो फोर्स है तो डेल यू बाई डेल एक्स कितना है, माइनस वाई जेड है। ठीक है, यानी कि ऊपर जो वैल्यू दे रखा है उससे ये रिलेट करके लिख लिया है। डेल यू बाई डेल वाई कितना है, तो माइनस एक्स जेड है। डेल यू बाई डेल जेड कितना है, तो माइनस एक्स वाई है। कहाँ से, इस इक्वेशन से इसको कंपेयर कर लिया है, कंपेयर करके ये सारे वैल्यूज लिख लिए हैं। हर जगह देखो तो u अगर लिखेंगे तो वाई जेड, ठीक है, डेल यू बाई डेल एक्स। अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स, यू जो है 0 है, तो यहाँ से इसी चीज को फिर रिलेट करा है कि ऑप्शंस में कि किसका वैल्यू हमको मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे इसको कांस्टेंट मान दे तो यहाँ पे x आता, यहाँ पे y आता, यहाँ पे z आता, तो x y z तो रहेगा। तो हमारा सब ऑप्शन में x y z है, यानी कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमको मिलेगा एक्स वाई जेड प्लस सी माइनस में। अब हमसे बोल रहा है कि 2,2,2 पे u जो है 0 है,
तो सी हमको कितना होगा 8 और रख दिया। यानी यहाँ भी ये जो सवाल है ये प्रैक्टिस से ही बनेगा, क्योंकि अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं पढ़े हैं। ठीक है, सर तो तो फिलहाल इक्वेशन ही क्यों दिया है? हाँ, तो इक्वेशन ही क्यों दे दिया? जब पढ़े हुए ही नहीं है तो बनेगा कैसे? मैथ्स में पढ़ोगे, लेकिन जब मैथ्स में पढ़ोगे उस समय हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होंगे, तो ये चीज तो बताया नहीं जाएगा, तो तो इसलिए अभी अभी तो बताइएगा, अभी तो समझ में तो नहीं ही आएगा। तो इसीलिए तो अभी इजी इजी वाले ही मिलेंगे जो तुम प्रैक्टिस से याद रख सकते हो, या फिर थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो ला सकते हो कि एक्स वाई है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स आएगा। ठीक है, ये 2-3 चीज हमको माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही इसीलिए कहा जाता है कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा अकल होगा, फिजिक्स में खास करके, क्योंकि सब कुछ एक जगह पे बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बाकी जो है यहाँ तक आ गए हो अगर तो बढ़िया है। यहाँ से यहाँ आने के लिए थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी अगर वहां तक आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है, जब 12th में पढ़ लोगे उस समय तुमको एकदम लुल्लू लगेगा कि क्या था। ठीक है, लेकिन इसको अभी इसलिए बता दिया जाता है कि जब तुम उस समय पढ़ोगे, रिलेट करोगे, तुमको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक, सर ग्राफ बता दीजिए ना। कौन सा ग्राफ? सर जितना भी ये चैप्टर का था। ठीक है, 1 मिनट, पहले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कौन कौन सा ग्राफ इसमें कहाँ कुछ था। सर 4-5 ग्राफ था ये चैप्टर का। कौन सा ग्राफ का बात कर रहे हो? सर केई वर्सेस कुछ था, रुके देख के बता रहा हूँ। किसी पार्टिकुलर केस में था होगा। ठीक है, इसको करो सॉल्व। इसके सर में जो इसको सॉल्व कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हाँ सर कुछ नहीं। ठीक है, ये जो सरफेस है आर्बिट्री सरफेस दे रखा है, एक फोर्स एफ एक्ट कर रहा है, एंड कह रहा है कि मास m hauled up by applying the force F slowly। सर वी वर्सेस एक्स का ग्राफ था। किसका? वी वर्सेस एक्स का। टॉप ऑफ द हिल किस केस में? सर एक पार्टिकल का बनाना था, उसका एफएक्स दिया हुआ था। 1 मिनट, क्लिक फोटो भेज सकते हो क्या? क्लिक करके भेज दो। यस सर, भेज देता हूँ। हम्म, ठीक है, ये क्वेश्चन है आसानी से, सिंपल सा है, थोड़ा बहुत ध्यान दो, ध्यान लगाओ, हो जाएगा।
हो गया। सर व्हाट्सएप नंबर बोलिए ना। टेलीग्राम पे भेज दो। अच्छा हो गया, बोलो किसी का, किसी का। देव। सर बना रहे हैं। सर सेंड कर दिया। ठीक है, देख लेते हैं। छोड़ दो तब। हैंड दे दिया है। फ्रिक्शन है तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। सर dy/dx वाला फॉर्मूला से बनेगा क्या, डिफरेंशिएट करके? डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन पाथ हमारा जो है कर्व है, और फोर्स जो है हमेशा उसी के अलोंग एक्ट कर रहा है। स्लोली स्लोली हम ले जा रहे हैं। स्लोली यहाँ टर्म इसलिए कहा गया है, पहले भी हम बोले हैं, स्लोली का मतलब कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 है। ठीक है, स्लोली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। अब यहाँ पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं? तो नॉर्मल लग रहा है, mg लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है और F लग रहा है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय जो अप्लाइड फोर्स है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ये तो 0 है। नॉर्मल के कारण डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी 0 होगा, क्योंकि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, तो बताने की जरूरत है नहीं। बच गया हमारा mg, f और
हमको इसके कारण फाइंड करना है। तो वर्क डन बाई एफ जो है वो निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई एम जी, यानी कि ग्रेविटी माइनस वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ रहा है। ग्रेविटी के कारण वर्क कितना है, तो यहाँ ध्यान से देखो, डीएस एलिमेंट के लिए जो वर्क हम लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं कितना, अलग अलग लिखते हैं फिर बाद में जोड़ेंगे, यानी कि ये हमको मिल रहा है। अब यहाँ वर्क डन बाई ग्रेविटी का बात कर रहे हैं, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी देखो, यहाँ से यहाँ अगर हम डिस्प्लेस कर रहे हैं तो फोर्स लग रहा है mg साइन थीटा, ठीक है, इनटू डीएस। माइनस इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। हाँ, हम mg नहीं यूज करके क्या यूज कर रहे हैं, mg साइन थीटा डीएस। ध्यान रखो, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग ले रहे हैं। mg cos थीटा, इसका कंपोनेंट इधर आता है, mg cos थीटा ये नॉर्मल है, इसके कारण वर्क 0 है, तो सिर्फ हम mg sin थीटा का वर्क लिख रहे हैं। फ्रिक्शन के कारण क्या लिखेंगे, तो फ्रिक्शन के कारण फ्रिक्शनल फोर्स पता है, तो माइनस म्यू mg cos थीटा इनटू ds, ये लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखते हैं कि अगर ये लेंथ dl होता और ये लेंथ dh होता, तो ds साइन थीटा और कुछ नहीं बल्कि हमको dh दिखा रहा है, और यहाँ पे ds cos थीटा, ध्यान से देखो तो हमको dl दिख रहा है, ठीक है। नहीं, वर्क डन बाई ग्रेविटी हमको मिल रहा है माइनस mg dh, और वर्क डन बाई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको ये चीज मिल रहा है। हम जानते हैं कि ये जो mg है ये h हाइट तक जाएगा तो ये माइनस mgh ही होगा, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक सर है। ये चेंज कैसे किए डीएस को डीएच में, वो नहीं समझ में आया। ये जो है पाथ पे डिपेंड करता है क्या, बोलो। नहीं सर। ठीक है, तो हम किसी भी रास्ते से ले जाएं, हम इतना लिख दिए हैं क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचे होंगे इसलिए, नहीं तो हम डायरेक्टली कहते कि ऐसा पाथ है, हम यहाँ से यहाँ ले जाएगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, डायरेक्टली हम बोल सकते थे यहाँ से यहाँ, ठीक है। फिर भी दिखाने के लिए हम ऊपर लिख दिए हैं, क्या ऐसा भी सोच सकते हो, क्लियर है, ठीक है। हाँ सर तो वर्क डन बाई क्लियर है। ग्रेविटी जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो हमको उतना सोचना भी नहीं था, डायरेक्ट हम लिख सकते थे। हाँ, लेकिन ये जो है फ्रिक्शन है वो तो डिपेंड करेगा, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है, वो डिपेंड करेगा, तो ये छोटा सा के लिए आया है, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन लिखेंगे, तो माइनस म्यू एम जी कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेट कर लेंगे डीएल। डीएल कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो डीएल उसको लिख लिए 0 से एल, तो यहाँ आ जाए माइनस म्यू एम जी एल, ठीक है। तो वर्क फ्रिक्शन यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, एम जी सर आवाज कट रहा है म्यू, आपका। हेलो, यस सर अब ठीक आया। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा वर्क, ठीक है। ये इरोडो का प्रॉब्लम है, ठीक है। शुरुआत में ही थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है वर्क एनर्जी का, अगर सॉल्व करता है क्या कोई, नहीं सर, सौरभ ठीक है। सर अगर बोले थे कि इरोडो सॉल्व करना या एच सी वर्मा करना। शुरुआत तो एचसी वर्मा ही करो, इरोडो जब तुम्हारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए तभी छोड़ना चाहिए, ठीक है। नहीं तो शुरू में छूओगे फालतू में समय बर्बाद होगा। सबसे पहले एचसी वर्मा को, फिर बुकलेट करो, प्रीवियस ईयर करो, उसके बाद समय बचता है तो इरोडो करो,
एडवांस के लिए। सर एक चैप्टर में कितना क्वेश्चन करना चाहिए? देखो, अगर अच्छे से तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो तुम कोई भी एक बुक उठा के, अच्छे से बुक उठा के कर लेते हो, बढ़िया है। ठीक है, 10 जगह जाने का जरूरत नहीं। हाँ, मेंस लेवल के लिए तुमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ाया जाता है, अगर तुम उतना याद रखते हो, इसी बार सॉल्व कर ले, प्रीवियस ईयर कर लेते हो, तो काफी है। ठीक है, लेकिन रिवीजन के लिए बुकलेट सॉल्व करना जरूरी है, और एडवांस लेवल जाना चाहते हो तो और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस जो है इतने से नहीं हो पाएगा जब तक कि तुम्हारा डेडिकेशन नहीं मिलेगा। एडवांस निकालने के लिए, एडवांस के लिए टीचर का या फिर ज्यादा रोल नहीं होता जितना स्टूडेंट का रोल होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ाते वही चीजें, सिलेबस वही चीजें, क्वेश्चन 2-4 अच्छे और करा देते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज क्या था, एडवांस लेवल था, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ? ऐसे से कितने क्वेश्चन कराते रहेंगे? तो ये सारी चीजें करने के लिए तुमको करना पड़ता है, तो मेंस के लिए सर तुमको 3 सोचना ऑफ ही नहीं गया, है। क्या? ठीक है, 3 लिखना ऑफ भी नहीं गया। है। ठीक है, तो मेंस अगर करना है तो एचसी वर्मा, प्रीवियस ईयर और बुकलेट, इतना एकदम अगर तुम कर लेते हो तो बहुत अच्छा रैंक ला सकते हो। फिजिक्स का बात कर रहे हैं। हाँ, अगर एडवांस लेवल जाना है तो कुछ और अच्छे बुक्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो यही करो। इसमें अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, समय बचता है, तो हम और बताएंगे उसको करना है। इतना अगर खत्म कर लेते हो तो, एक तो ऐसे ही लेट सेशन चल रहा है, समय नहीं है। ठीक है, क्योंकि एडवांस करना है, एडवांस निकालना है, तो उसके लिए तुमको रिगरस मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे रैंक के लिए मान लेते हैं कुछ कर ही ले तो उतना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर निकालना है तो अच्छे रैंक से निकालना है, और मेंस में तो अच्छा रैंक लाना ही लाना है, चांस क्यों लेना है? तो उसके लिए जो भी चैप्टर हो रहा है, सबसे पहले एचसी वर्मा कर लो, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस दिए हैं, फॉर्मूला बेस्ड दिया है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट दिया है। ठीक है, यानी कि प्रैक्टिस के लिए बढ़िया है, तुमको समझ आ जाएगा एक बार कि हाँ कैसे क्या होता है, रियल लाइफ से फील आएगा। इसलिए अब बाकी तो बुक्स है तो ये है वो है, करना वो तो है। ठीक है, तो वर्क फॉर एनर्जी हम लोग का खत्म हो चुका है, तो इसका एचसी वर्मा सॉल्व करो, फिर क्या कहते हैं, बुकलेट सॉल्व करो, और प्रीवियस ईयर है तो बाद में कर लेना, कभी भी रिवीजन करने का मन करे कि हाँ चलो ये चैप्टर हमको रिवाइज करना है, तो रिवीजन में हमको उठा के थ्योरी नहीं पढ़ना होता है, उठा के क्वेश्चंस करने होते हैं, नए नए क्वेश्चंस करने होते हैं। अगर हम उस क्वेश्चन में फंस रहे हैं तब थ्योरी को रेफर करो, तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। एक ही चीज बार बार पढ़ने से ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, और उसमें कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ हम इतना दिन तक नहीं रिवाइज किए थे, नहीं छुए थे, तब भी हम इतना क्वेश्चंस कर लिए, थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ तो हम रिवीजन कर लिए, वो भी याद हो जाएगा। तो रिवीजन का ये प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो कि रिवीजन कर रहे हो तो क्वेश्चंस करो। ठीक है, फिर से वही नोट्स उठा के मत पढ़ो, अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर।